हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर जो है जीवों का वर्गीकरण, अर्थात जीवों को उनके अंदर पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसमें हम 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 जीवों का वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण। देखिए, ये जो 5 जगत वर्गीकरण है, इसका प्रतिपादन 1969 के अंदर R.H. विटकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इनके वर्गीकरण का आधार जीवों की संरचना, जीवों के अंदर कोशिका का प्रकार, इसके अलावा कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, और अगर उपस्थिति भी है तो वो किस पदार्थ के द्वारा बनी हुई होती है। साथ में पोषण की विधि कि जीव जो है वो स्वपोषी होता है या फिर परपोषी होता है, तथा जीवों के अंदर प्रजनन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इन सभी बातों पर इनका वर्गीकरण आधारित है। इस 5 जगत वर्गीकरण में समस्त जीवों को 5 जगतों के अंतर्गत बांटा गया है। ये बात भी आपको हम बता चुके हैं। इसमें सबसे पहला जो जगत है वो है मोनेरा। दूसरा जगत जो है वो है प्रोटिस्टा। तीसरा जगत जो है ये है फंजाई, और चौथा जो है प्लांटी, और पांचवा जो है एनीमेलिया। यानी समस्त जीवों को 5 जगतों के अंतर्गत बांट दिया गया है। अब हम सबसे पहले मोनेरा जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक एक जगत का डिटेल्स पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से इसके अंदर जीवों को रखा गया है और उनकी क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहला आता है मोनेरा। जगत मोनेरा। अब देखिए, इसमें एक कोष के जीवों को रखा गया है और ऐसे जीवों को रखा गया है जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिनका शरीर प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिनके अंदर कोशिका में एक स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली हो। इसके अलावा जिसके अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता है। तो इस तरह की संरचना रखने वाले जीवों को, जो एक कोश के, वो उनको इसमें रखा गया है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जीवाणुओं को रखा गया है। इसके अलावा नीलहरित शैवाल, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और एक तीसरे प्रकार के जो जीव हैं, जो कि जीवाणु जैसे ही होते हैं लेकिन उनके चारों तरफ कोश का भित्ति नहीं पाई जाती है, जिनको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो ऐसे जीवों को यहां रखा गया है। तो देखिए, इसमें हम जीवाणु की बात कर रहे थे। ये जो जीवाणु जो होते हैं, इनको बैक्टीरिया कहा जाता है। ये जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये सब स्थानों पर पाए जाते हैं, चाहे वो गर्म पानी का झरना हो,
चाहे घरों के अंदर गर्म पानी की चिमनी अर्थात जिसको हम गीजर कहते हैं, जहां तापमान ज्यादा होता है उस पर भी जीवाणु पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जहां तापमान कम होता है यानी बर्फ जमी होती है तो बर्फ में भी जीवाणु होते हैं, इसीलिए हम कभी बर्फ को सीधे खाना हमारे लिए हानिकारक होता है, हो सकता है उसमें बैक्टीरिया हो क्योंकि वो भी काफी दिन पुरानी हो सकती है। तो ये सर्वव्यापी होते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं ये एक कोशिका के द्वारा ही बने होते हैं। इन जीवाणुओं का हमारे जीवन में लाभकारी या कह सकते हैं लाभदायक भी महत्व है और हानिकारक भी है। कई जीवाणु हमारे लिए उपयोगी कार्य करते हैं, जैसे दूध से दही बनाने का कार्य करते हैं तो ये जीवाणु के द्वारा ही किया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। लेकिन ये जो जीवाणु होते हैं ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं, यानी कई ऐसे जीवाणु हैं जो हमारे शरीर में गंभीर रोगों को उत्पन्न कर देते हैं, जैसे टीबी है, हैजा है, कई रोग हैं ऐसे जिनको पैदा करते हैं, साथ में हमारे खाने पीने की चीजों को ये खराब कर देते हैं। अब ये जीवाणु जो होते हैं इनको इनकी शरीर की आकृति यानी कोशिका की जो आकृति है उसके आधार पर इनको हम 4 कैटेगरियों में बांट सकते हैं, यानी 4 कैटेगरियों का आपको ध्यान होना चाहिए कि इस तरह के जीवाणु भी होते हैं। एक होते हैं दंडाणु, इनको कहते हैं बैसिलस। देखिए ये इस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो छड़ जैसी आकृति के होते हैं, ऐसे 2-2 के समूह में भी हो सकते हैं, एक-एक के, इस तरह से छड़ जैसी आकृति के होते हैं तो ये कहलाते हैं दंडाणु। और ये जब एक होता है तो माइक्रोबैसिलस, जब 2 का समूह होता है तो इसको डिप्लोबैसिलस कहते हैं, और जब बहुत सारे एक साथ जुड़े हुए रहते हैं तो इसको स्टेप्टोबैसिलस कहते हैं। दूसरा होता है गोलाणु। ये गोल आकृति के जीवाणु होते हैं, अर्थात इनको कोकस या कोकाई कहते हैं, कोकस और बहुवचन में कोकाई। ये गोल आकृति के जीवाणु होते हैं। अगर एक है तो इसको माइक्रोकोकस, और अगर 2 है तो डिप्लोकोकस, और अगर बहुत सारे एक साथ संख्या में है तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। तो इस तरह से इनके नाम हो जाते हैं क्योंकि अलग अलग बीमारी या अलग अलग तरह के जीवाणु जो है अलग अलग प्रकार की क्रियाविधि अपनाते हैं। तीसरे होते हैं कौमाकार। इनको विब्रियो कहा जाता है। ये कौमा जैसी आकृति को बनाए हुए होते हैं, ऐसे। ये अकेले होते हैं, ये समूह के रूप में नहीं होते हैं क्योंकि यहां पर एक दूसरे से जुड़ने की स्थिति पैदा नहीं होती है। चौथे प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो सर्पिल होते हैं। सर्पिल या कुंडलित, सर्पिल कहें या कुंडलित कहें, या इनको हम कह सकते हैं स्पाइरिलम। स्पाइरिलम ये इस प्रकार के जीवाणु होते हैं। देखिए ये भी सिंगल रहते हैं, ये भी समूह के रूप में नहीं रहते हैं। तो देखिए यहां आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना जीवाणु में, सिर्फ इतना कि हम मोनेरा जगत पढ़ रहे हैं और मोनेरा जगत का जीवाणु एक सदस्य है और उस सदस्य की जो आकृति है उसके आधार पर हमने इसको 4 कैटेगरियों में बांटा गया, क्योंकि इसको हम आगे चल करके डिटेल्स जो पढ़ते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। और आगे सीनियर में एक चैप्टर आएगा जिसमें हम इन जीवाणु के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जीवाणु हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है और किस प्रकार से हानिकारक है। तो ये 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं। अब देखिए इन जीवाणुओं में क्या होता है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह की कंसाविका पाई जाती है, जैसे ये यो है और इसमें ये इस तरह की। तो ऐसे जीवाणु जिनमें कंसाविका पाई जाती है उसको कहते हैं कंसावी जीवाणु।
कंसावी जीवाणु, और दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें ये नहीं पाई जाती है, इसको अकंसावी जीवाणु। ये कंसाविकाएं जो होती हैं ये एक तरह से पोषकों से जुड़ने या चिपकने में सहयोग देती हैं, साथ में ये जीवाणु जो होते हैं ये गति भी करने के लिए ये कंसाविकाएं सहयोग करने का कार्य करती हैं। तो ये कंसाविका कुछ जीवाणु में पाई जाती है और कुछ जीवाणु में नहीं पाई जाती है। अब मान लीजिए किसी जीव के अंदर या जीवाणु के अंदर एक तरफ ही कंसाविका पाई जाती है तो मोनोकंसावी कहेंगे, और अगर दो पाई जाती है तो डाइकंसावी कहेंगे। अगर पूरे शरीर पर पाई जाती है तो उभय कंसावी कहेंगे। अगर एक तरफ गुच्छे के रूप में पाई जाती है तो उसे गुच्छ कंसावी कहते हैं। तो यानी जीवाणु कई कैटेगरी के होते हैं, किसके आधार पर? कंसाविकाओं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर। तो ये कह सकते हैं कि ये जीवाणु जो होते हैं ये अत्यंत सूक्ष्म संरचना के रूप में होते हैं। इनकी उपस्थिति जीवाणु जो है सभी जगह पर उपस्थित होते हैं और ये रोग पैदा करने में सक्षम होते हैं। कुछ जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए इनमें ये जीवाणु जो होते हैं इनको हम दो कैटेगरियों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं जो अपना पोषण स्वयं तैयार कर लेते हैं, वो तो कहलाते हैं स्वपोषी, और दूसरे जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो कहलाते हैं परपोषी। ठीक है, तो जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। अब कल हमने बताया था आद्य जीवाणु, तो वो जीवाणु जो कम विकसित होते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं, वो तो है आद्य बैक्टीरिया। यहां आद्य जीवाणु ये है एक तरह से सत्य जीवाणु होते हैं। अब इन सत्य जीवाणु को हम दो वर्गों में बांट रहे हैं, किसके आधार पर? इनके पोषण की विधि के आधार पर। ये सत्य जीवाणु, ठीक है, जिनको हम यू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अब आता है कि सत्य जीवाणु, या इनको हम कह सकते हैं यू बैक्टीरिया। ये पोषण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वपोषी जीवाणु और दूसरे होते हैं परपोषी जीवाणु। ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ये अपना पोषण स्वयं तैयार कर लेते और ये जो है ये दूसरे माध्यम से पोषण प्राप्त करते हैं। यानी इनको हम यह कह सकते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं वो तो है स्वपोषी, और जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, किसी और माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो वो कहलाते हैं परपोषी जीवाणु। अब देखिए इसमें ये जो स्वपोषी जीवाणु होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, अब ये जो है
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तैयार करते हैं। दूसरे होते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु ये रासायनिक पदार्थों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ना करके रासायनिक पदार्थों के अवघटन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा के द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो इनको हम कहते हैं रसायन संश्लेषी। जबकि परपोषी जीव जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं परजीवी, जो दूसरे जीवी जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं किसी ना किसी रूप में। तो वो जीवाणु जो होते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। जैसे ज्यादातर रोग पैदा करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो इसी श्रेणी में रखे जाते हैं, जिनको हम परजीवी कहते हैं, अर्थात जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उसको हानि पहुंचाते हैं। दूसरे होते हैं सहजीवी। ये वो जीवाणु होते हैं जो दूसरों से यानी दूसरे किसी भी भाग से या माध्यम से, जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको किसी ना किसी रूप में उसे लाभ पहुंचाते हैं, ना कि उसकी हानि पहुंचाते हैं। जैसे मटर कुल के पादपों की जो जड़ें होती हैं उसमें राइजोबियम नामक वंश के जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु उन पादपों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन बदले में वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसका स्त्रीकरण करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो ये जीवाणु सहजीवी श्रेणी में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरे जीव को यानी जिससे ये पोषण प्राप्त करते हैं उसको लाभ पहुंचाते हैं और अपना पोषण भी प्राप्त करते हैं, यानी ये सहजीवी कहलाते हैं। तीसरे जीवाणु जो होते हैं वो मृत जीवी होते हैं। ये मृतजीवी जो जीवाणु होते हैं ये मृत पदार्थों, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उनका अवघटन करके और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो है वो मृत जीवी कहलाते हैं, जो सड़े गले स्थानों पर या जहां पर गंदगी होती है या जहां उनको अपना भोजन प्राप्त हो जाता है तो वहां पर ये रहते हैं। तो इस आधार पर देखिए जीवाणु जो होते हैं वो 2 प्रकार के हो गए, एक तो स्वपोषी और दूसरे परपोषी। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा इस तरह की चीजें, तो वही चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब आता है कि ये जो जीवाणु होते हैं यानी यू बैक्टीरिया होते हैं, इनमें से कुछ जीवाणु जो होते हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेते हैं, इनमें इनको रखा जाता है साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत, जिनको हम कहते हैं नील हरित शैवाल। तो हमने पहले बताया आद्य बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में से ही निकल के आता है कौन सा, साइनोबैक्टीरिया, अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। तो ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में आगे बढ़ाएंगे, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो आपको हम थोड़ा थोड़ा रेगुलर बता रहे हैं, तो इससे अब आगे बढ़ रहा है कोर्स। अर्थात ये जीवाणु जो है ये एक प्रकार से मोनेरा जगत के महत्वपूर्ण जो है सदस्य के रूप में होते हैं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। आप घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और बुक वगैरह आपको मिल जाए तो आप बुक ले लीजिएगा, और उस बुक के अंदर आप एक एक चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ेंगे और हमारे वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको सब कुछ स्पष्ट होता चला जाएगा। कहीं किसी भी तरह की कोई परेशानी आने वाली नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है कुछ पूछने की जरूरत है तो आपको हमारे नंबर उपलब्ध हैं, और नहीं है तो आप ले सकते हैं और आप हमसे पूछ लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।